जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। कल से हमने नावल पर बात का आगाज़ किया था और उसमें हम अब तक 5-6 नावल निगारों पे बात कर चुके हैं उर्दू नावल की रिवायत में से, जिनमें डिप्टी नज़ीर अहमद, उनके बाद रतन नाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, अल्लामा राशिदुल खैरी और नियाज़ फ़तेहपुरी, इन पर हमने कल बात की थी। आज हम इस रिवायत के कुछ दीगर नावल निगारों पर बात करेंगे और आज हमारी कोशिश होगी कि 1947 तक यानी तक़सीम हिंद तक आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है। तो आज हमारी कोशिश होगी कि 1947 तक या तक़सीम हिंद तक जो नावल की रिवायत है उसमें शामिल लोगों को कवर कर लें और उसमें आज हम मुंशी प्रेमचंद से बात का आगाज़ करेंगे। जी, स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। मुंशी प्रेमचंद के हवाले से अगर बात का आगाज़ करें तो मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस में पैदा हुए। बनारस वो शहर है जो हिंदुओं का बड़ा मुक़द्दस शहर समझा जाता है और अब इनका इसी शहर का नाम वाराणसी भी है। तो मुंशी प्रेमचंद की वफ़ात भी बनारस में हुई। ये मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुदर्रिस रहे, उस्ताद रहे, पढ़ाते रहे। सियासत में भी अमली तौर पर सरगर्म रहे, इस तरह से कि बाकायदा जो महात्मा गांधी ने उस दौर में अंग्रेज़ मुखालिफ तहरीक का आगाज़ किया, तहरीक अदम ताउन या सिविल नाफरमानी का, तो उसमें इन्होंने उसी तहरीक का हिस्सा बन के अपनी जो सरकारी मुलाजमत सी उससे इस्तीफ़ा दे दिया और बाकायदा उस तहरीक में शामिल हो गए। मुंशी प्रेमचंद के हवाले से चूँकि इनकी बीवी की भी कुछ तहरीरें मिलती हैं और उनका भी तज़किरा बार बार आता है, तो उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। वो शिवरानी देवी, इनकी ग़ालिबन एक किताब भी है प्रेमचंद के हवाले से, जिसका नाम शायद मुंशी प्रेमचंद अपने घर में या इस तरह से कुछ नाम है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। शिवरानी देवी के हवाले से ये भी पता होना चाहिए कि ये मुंशी प्रेमचंद की दूसरी बीवी थी। ठीक है, पहली बीवी के साथ अज़दवाजी मामलात ठीक ना रहे, वो नाराज़ होकर चली गई, फिर वो वापस ना लाई ये उनको, और फिर इनसे दूसरी शादी शिवरानी देवी से इनकी हुई। मुंशी प्रेमचंद के दौर में एक बड़ा अहम रिसाला ज़माना निकलता था जिसमें इनकी बहुत सी कहानियाँ और मज़ामीन छपते थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी में भी लिखते थे और उर्दू में भी लिखते थे, ये भी आपको याद रहना चाहिए इनके हवाले से। बहुत से इनके नावल पहले हिंदी में छपते थे, बाद में उर्दू में ढाल कर वो उन नावलों को पेश करते थे और उर्दू में वो बाद में शाया होते थे। इनका जो सबसे पहला नावल है वो हम खुरमा व हम सवाब, ये नावल था, लेकिन ये जब इन्होंने लिखा और ये छपा तो इसमें बहुत सी अगलात थीं। फिर इन्होंने वो तमाम गलतियां दुरुस्त की और हिंदी में प्रतिज्ञा के नाम से उसी नावल को छपवाया। फिर उसी नावल को उर्दू में ढाला तो बेवा के नाम से उसका तर्जुमा इन्होंने किया और वो बेवा के नाम से छपा। इसके अलावा जो इनके चंद इब्तदाई नावल हैं उनमें किश्ना, इसरार मुआबिद, ये भी प्रेमचंद का नावल है। जलवाए ईसार, फिर एक इनका नावल बाज़ार हुस्न है। बाज़ार हुस्न हिंदी में सेवा सदन के नाम से भी छप चुका है। गोशाए आफ़ियत, ये भी पहले हिंदी में प्रेम आश्रम के नाम से आया, गोशाए आफ़ियत।
फिर जो निस्बतन इनके मारूफ नावल हैं उनमें एक नाम चौगाने हस्ती है। हिंदी में ये नावल पहले रंगभूमि के नाम से 1924 में छपा, उसके बाद उर्दू में 1927 में ये शाया हुआ। और इस नावल की एक ख़ासियत ये है कि ये मुंशी प्रेमचंद के तमाम नावलों में सबसे ज़ख़ीम नावल है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर इसका मौजू पूछ लिया जाए आपसे तो हिंदुस्तान का जो जागीरदाराना समाज है या बरतानवी इस्तेमारियत, उसके ख़िलाफ़ एक तरह से इसमें लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। और वैसे भी कल जब हमने नियाज़ फ़तेहपुरी पर बात का इख्तिताम किया तो मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट हम मुंशी प्रेमचंद से बात शुरू करेंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद से नावल की वो रिवायत शुरू हो रही है जिसमें हकीकी ज़िंदगी की पेशकश को अहमियत दी गई, हकीकत निगारी को अहमियत दी गई। और फिर इसके बाद जो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ और उसमें जितने भी नावल निगार शामिल हैं, तरक्की पसंद नावल निगार, ज़ाहिर है मुंशी प्रेमचंद का भी एक ताल्लुक़ या एक वास्ता तरक्की पसंद तहरीक के साथ बन जाता है। तो ये तमाम वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जागीरदारी के ख़िलाफ़, जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़, इस्तेमारियत के ख़िलाफ़, मुआशरती मसाइल जो थे उनके ख़िलाफ़, यानी हकीकी ज़िंदगी की एक तस्वीर कशी इन्होंने की। तो ये चौगाने हस्ती में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। फिर इनका जो नावल है पर्दा मजाज, हिंदी में ये नावल पहले कायाकल्प के नाम से छपा 1926 में, उसके बाद उर्दू में फिर 1931 में शाया हुआ। और इसका भी मौजू जो सरकारी उस वक्त की एक बाइकआउट का एक फ़िज़ा चल रही थी या अंग्रेज़ मुखालिफ तहरीक थी, इसका मौजू भी वही है। फिर नावल है उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का निर्मला। ये माहनामा चांद एक था पर्चा जिसमें 1925 से 26 के दौरान ये शाया होता रहा और फिर 1927 में किताबी सूरत में पहली दफ़ा छपा और उर्दू में ये नावल पहली दफ़ा 1929 में छपा। यानी आप देख रहे हैं कि बेशतर मुंशी प्रेमचंद के नावल पहले हिंदी में छपे और बाद में उर्दू में तर्जुमा हुए। मौजू इस नावल का मुआशरती मसाइल हैं और बुढ़ापे की शादी और फिर जिस्म फरोशी भी है और औरत की जो जायदाद में उसको उस हक़ से महरूम रखा जाता है, ख़ास तौर पर हिंदुइज़म में, तो वो भी इस नावल का मौजू है। अच्छा, कुछ इस नावल में मुंशी प्रेमचंद की अपनी ज़िंदगी का भी अक्स नज़र आता है क्योंकि उन्होंने भी दूसरी शादी बुढ़ापे में की थी। तो ये जो निर्मला है ये मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी के इस पहलू की भी अक्कासी इसमें थोड़ी बहुत नज़र आती है। फिर उनका अगला नावल गबन 1931 में शाया हुआ। इसका मौजू भी घरेलू मुआशरत और बिलखसूस जो मुतवसत तबका है, मिडल क्लास है, उसकी जो एक नुमाइश की ख्वाहिश होती है और उस नुमाइश की ख्वाहिश में आपको पता है मिडल क्लास तबका जो भी काम करता है बाज़ औक़ात अपने ऊपर भी ज़िंदगी मुश्किल कर लेता है, तो वो इसका मौजू है। फिर उनका एक बड़ा अहम नावल, वैसे सबसे मारूफ नावल तो मुंशी प्रेमचंद का आपको पता है गावदान है, लेकिन उसके बाद जो जिसको ज़्यादा शोहरत मिली मैदान अमल इस वजह से ज़्यादा शोहरत का हामिल नावल है कि इसमें जो किसानों मज़दूरों की सूरत हाल और फिर जो ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी समाज में अछूत की ज़िंदगी है एक निचले तबके की, उसको मौजू इन्होंने बनाया और इस्तेमार मुखालफत में एक जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी और अदम ताउन की तहरीक सियासी सतह पर चली, तो उसको भी इसमें उन्होंने फ़ोकस किया। 1932 में ये नावल शाया हुआ मैदान अमल उर्दू में और बाद में फिर हिंदी में ये करम भूमि के नाम से छपा। मुंशी प्रेमचंद का सबसे अहम नावल और सबसे मारूफ नावल गावदान 1935 में शाया हुआ और फिर हिंदी में ये 1935 के बाद 1936 में शाया हुआ इसी नाम से, गावदान के नाम से। इस नावल का भी मौजू आपको पता है कि जो हिंदुस्तानी समाज का निचला तबका है उसकी ख़ास तौर पर ज़िंदगी, उसका इस्तेहसाल किस तरह से किया जाता है, मज़हबी हवाले से उसका इस्तेहसाल या सियासी सतह पर उसका इस्तेहसाल, मुआशी इस्तेहसाल उसका किस तरह हो रहा है। इस नावल के अहम किरदार भी आपको पता होने चाहिए लाजमी, होरी का किरदार और उसकी बीवी धनिया जो है उसका, दुनिया का किरदार। ये दो अहम किरदार इस नावल के
इसके अलावा गोबर का किरदार है, मालती है, प्रोफेसर मेहता है। ये तमाम वो किरदार हैं कि जिनके बेस पर इस नावल की पूरी कहानी चलती है। और सवाल इस तरह भी हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद के कौन सा ऐसा नावल है जिसका किरदार एक गाय ख़रीद कर मजहबी एतबार से उसको पाल कर पोस कर अपनी जो क्या कहते होते हैं हिंदू के अपनी रूह को बख्शवाना या उसका जो एक उनके यहाँ तसव्वुर है उसके लिए वो उस गाय को पालना चाहता है। तो इस तरह का मौजू किस नावल में है? तो ये गावदान है। मुक्ति कहते हैं ना कि किसी को मुक्ति मिल जाती है, उसकी रूह को जी ये मुक्ति मिल जाएगी, तो वो उसके लिए ये सारा वो करता है। फिर उसका एक नावल मंगलसूत्र जो मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल है। और पिलफर सवाल इस तरह पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद का वो कौन सा नावल है जो लिखने के दौरान उनकी वफ़ात हो गई और वो अधूरा रह गया था, तो वो मंगलसूत्र है, जो उनकी वफ़ात के फिर काफ़ी अर्सा बाद उनके बेटे अमृत राय ने ये नावल शाया कराया था 1948 में। मुंशी प्रेमचंद का बाज़-औक़ात सवानी हवाले से उनका असल नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी याद रहना चाहिए कि धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था। नवाब राय के नाम से उनका जो पहला अफसानवी मजमुआ शाया हुआ उस पर उनका नाम नवाब राय लिखा हुआ है। तो ये मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद के बाद अहम नाम सज्जाद ज़हीर का है, लेकिन दरमियान में 2-3 नावल निगार और भी आते हैं। सदर्शन है, अली अब्बास हुसैनी है, हिजाब इम्तियाज़ अली भी ज़ाहिर है रोमानवी तहरीक के बाद का एक अहम नाम है। तो इनके भी एक 2 नावल हैं, आप अगर देखना चाहें तो उनको देख लें। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के बाद बहरहाल जो सबसे अहम नाम है वो सज्जाद ज़हीर है। सज्जाद ज़हीर 1905 में पैदा हुए लखनऊ में और 1973 में इनकी वफ़ात हुई। काज़िक्स्तान के दौरे पर थे ये उस वक्त। अलमाते जो काज़िक्स्तान का शहर है वहाँ पर इनकी वफ़ात हुई, लेकिन इनके जो फिर मैयत थी उसको लाया गया हिंदुस्तान और जामिया मिलिया उस्मानिया के कब्रिस्तान में ये दफन है। सज्जाद ज़हीर लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया, मगरिब से तालीम याफ्ता थे। आपको पता है ऑक्सफोर्ड में पढ़ते रहे और फिर मगरिब में ही पढ़ रहे थे जब ये वहाँ पर कम्युनिज़म से मुतासर हुए और इन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कायम करने का फ़ैसला किया। इन्होंने इंग्लिस्तान से बारट लॉ भी किया, वापस आए, अंजुमन कायम की, उसके पहले सेक्रेटरी जनरल भी ये रहे। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले सेक्रेटरी सज्जाद ज़हीर थे और पहले सदर उसके मुल्क राज आनंद थे। ये ख़ास तौर पर आपको 2 नाम याद रहने चाहिए। सज्जाद ज़हीर तकसीम के बाद पाकिस्तान आए, यहाँ आकर भी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, लेकिन 1951 में जो रावलपिंडी साजिश केस हुआ तो उसमें ये भी गिरफ़्तार हो गए। 4 साल गिरफ़्तार रहे, फिर जो ही रिहाई मिली तो रिहाई के बाद वापस इंडिया चले गए। तो उनको नज़र आ गया कि यहाँ पर वो जो जिस तरह के इनकलाबी ख़यालात के मालिक थे तो यहाँ पर उन ख़यालात के साथ वो नहीं चल सकते थे। इसके अलावा एफ्रो एशियाई राइटर्स कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की सज्जाद ज़हीर ने। सज्जाद ज़हीर की अगर आप तख्लीकी ज़िंदगी की बात करें तो लंदन की एक रात ये उनका नावल है, 1935 में ये शाया हुआ। और इस नावल की जो पूरी कहानी है वो यानी एक रात की कहानी, एक रात का ही पूरा वो मंजरनामा है और उसी में वो कहानी चलती है। कहानी का मरकज़ी किरदार नईम है और दीगर किरदारों में आज़म है, हिरनपाल है, राव है, आरिफ है, ये मुख्तलिफ़ किरदार हैं। आपसे सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अली अब्बास हुसैनी ने कौन से नावल को जेम्स जॉयस के यूलिसिस का चरबा कहा है? यूलिसिस का चरबा लंदन की एक रात को कहा है अली अब्बास हुसैनी ने। फिर आपसे सवाल इस तरह से भी कोई पूछा जा सकता है कि लंदन की एक रात का मरकज़ी किरदार नईम का नाम आपको याद रहना चाहिए, लेकिन एक और भी नावल है उर्दू का मशहूर नावल जिसका मरकज़ी किरदार नईम है और वो अज़ीज़ अहमद का नावल है गुरेज़। आगे चल के हम उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद है इस्मत चुगताई। 1915 में इस्मत चुगताई पैदा हुई बदायूं में और 1991 में उनकी वफ़ात हुई मुंबई में। इस्मत चुगताई की अगर हम सवानी ज़िंदगी देखें तो बहन भाइयों में ये 9वें नंबर पर थीं और अपनी ज़िंदगी में ये मुख्तलिफ़ स्कूलों में टीचर रहीं, मुदर्रसी
की खिदमत, मुदर्रिस के तौर पे इन्होंने खिदमत अंजाम दी। और इनकी ज़िंदगी में एक अहम हवाला ये भी है कि ये जो इन्होंने अफसाना निगारी की या कहानियाँ लिखी, उनमें फ़हाशी के इल्ज़ाम में, ख़ास तौर पर लिहाफ़ पर जो मुकदमा बना कि फ़हाशी के इल्ज़ाम में ये गिरफ़्तार हुई, वारंट निकले, गिरफ़्तार हुई और लाहौर की अदालत में पेश भी हुई और अपने आप को डिफ़ेंड भी करती रहीं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का बहरहाल इसमें चुग़ताई अहम हिस्सा हैं। अगर हम इनके नावल निगारी पे बात करें तो इनके दो मशहूर नावल, ज़िद्दी पहला नावल 1941 में शाया हुआ और दूसरा टेढ़ी लकीर है जो 1943 में शाया हुआ। ज़िद्दी का जो मौजू है वो तबकाती तज़ाद है, ज़ाहिर तबकाती ऊंच नीच जो उस वक्त हिंदुस्तानी समाज में मौजूद थी। जबकि जो टेढ़ी लकीर है उसका मौजू है एक लड़की की बचपन से जवानी तक की जो उसके जज्बात होते हैं, नफसियाती जज्बात हैं, जिनसी जज्बात हैं, और फिर अज़दवाजी ज़िंदगी के मराहिल उस पर कैसे गुज़रते हैं, वो टेढ़ी लकीर का मौजू है। ये मौज़ूआत इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इसमें चुग़ताई का कौन सा नावल ऐसा है जो तबकाती कशमकश के मौजू पर लिखा गया है, तो ज़िद्दी है वो। किरदारों के हवाले से भी सवाल पूछ लिया जाता है। मसलन जो ज़िद्दी का किरदार है, एक गरीब लड़की है आशा का किरदार, फिर एक ज़मींदार का बेटा है जिसके साथ उसका मामला है पूरन, और फिर पूरन का जो अपने घर में पूरा एक सर्कल है वो भी बहरहाल तबकाती तज़ाद को वाज़े करता है। नौकरानी चमकी और कमिला, ये मुख्तलिफ़ किरदार हैं इस नावल के। जो टेढ़ी लकीर का मरकज़ी किरदार है वो भी आप सब ने यकीनन आपके सिलेबस में भी बाज़ लोगों के निसाब में शामिल होता है ये नावल, तो उसका मरकज़ी किरदार आपको पता होना चाहिए, शिमन है। और इसके अलावा रसूल फ़ातिमा है, नजमा है, बिल्कीस है, इजाज़, इफ्तिखार, ये मुख्तलिफ़ किरदार इस नावल के हैं। इसमें चुग़ताई के बाद बहुत अहम नाम कृष्ण चंद्र का तरक्की पसंद तहरीक के साथ ज़ाहिर है ये भी मुंसलिक रहे। 1914 में वज़ीराबाद में पैदा हुए, ज़िला गुजरांवाला का ये की तहसील है, और 1977 में मुंबई में इनकी वफ़ात हुई। ये एफसी कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए थे, इन्होंने एमए अंग्रेज़ी किया वहाँ से, और फिर कृष्ण चंद्र के क्रेडिट पर यह भी है कि ये फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे मुंबई में, और इन्होंने काफ़ी फ़िल्मों के स्क्रिप्ट वग़ैरह भी लिखे। इनका जो मशहूर नावल है जिसका ज़िक्र आता है ज़्यादा वो है शिकस्त। शिकस्त 1943 में शाया हुआ, और इसका मौजू भी मुतवस्सत तबके की ज़िंदगी या मुतवस्सत तबके को जो बालाई तबके से एक तरह से शिकस्त का सामना होता है। मुतवस्सत तबके को ज़ाहिर है कि इस पूरे समाज में सबसे ज़्यादा जो पिसता है या एक जो मुश्किल का शिकार होता है अपनी ज़िंदगी को सफ़ेद पोश के तौर पर गुजारने में, वो मुतवस्सत तबका ही होता है, और उसी को सबसे ज़्यादा शिकस्त का सामना होता है। इस नावल का जो मरकज़ी किरदार है शिकस्त का वो है श्याम। बिलफर्ज़ सवाल पूछ लिया जाए कि कृष्ण चंद्र के कौन से नावल का मरकज़ी किरदार श्याम है, तो शिकस्त है, पता होना चाहिए। श्याम के अलावा इसका जो दूसरा अहम किरदार वंती और मोहन सिंह राजपूत और चंद्र और पंडित स्वरूप कृष्ण और ग़ुलाम हुसैन, ये मुख्तलिफ़ किरदार हैं इस नावल के। फिर हैं अज़ीज़ अहमद। अज़ीज़ अहमद 1914 में हैदराबाद में पैदा हुए, और अज़ीज़ अहमद का जो इंतकाल है वो कनाडा में हुआ, चूँकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाने के लिए फिर कनाडा चले गए थे, तो वहाँ पे इनकी वफ़ात हुई कनाडा में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से इन्होंने बीए किया और वहीं से एमए अंग्रेज़ी किया। वहाँ पर ये लेक्चरर के तौर पर पढ़ाते भी रहे। तकसीम के बाद पाकिस्तान आ गए थे अज़ीज़ अहमद, और फिर यहीं से वहाँ चले गए टोरंटो में। इनकी अगर मशहूर तसनीफ़ात की बात करें तो वैसे तो तनकीदी इनकी काफ़ी सारी किताबें बहुत अहम हैं, लेकिन एक किताब जिसके बारे में मैंने कई जगहों पर सवाल भी देखा वो है तरक्की पसंद अदब। तरक्की पसंद अदब के नाम से अज़ीज़ अहमद की किताब भी है, और तरक्की पसंद अदब के उन्वान से अली सरदार जाफ़री की किताब भी है। तो ये दो नाम आपने याद रखने, और इस किताब का नाम भी।
इनका जो अगर मशहूर नावलों की बात करें तो पहला इनका नावल गुरेज़, इसको भी शोहरत मिली 1943 में शाया हुआ, क्योंकि इस नावल में जो इसका मौजू है वो तो एक तरह से मगरबी तमद्दुन से गुरेज़ है। ये जो गुरेज़ इसका नाम रखा गया कि भाई अपनी मगरबी तालीम भी हासिल करें तो मगरब से इतने ज़्यादा मरूब मत हो जाएं कि अपनी मुकामियत या अपनी मशरक़ी तहज़ीब को आप बिल्कुल भूल जाएं और मगरबी तहज़ीब का शिकार हो जाएं। दूसरा ज़ाहिर है इसमें किरदारों की जिनसी नफ्सियात भी पेश की गई है। जो नईम का किरदार है उसके जो मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ ताल्लुकात हैं वो एक तरह से इंसान की जिनसी नफ्सियात को समझने में बहुत मुआवनत करते हैं। तो गुरेज़ के अहम किरदारों में नईम का किरदार है, एलिस का किरदार है, बल्कीस है, मैरी पॉल है, ये मुख्तलिफ़ किरदार हैं। अज़ीज़ अहमद का दूसरा मारूफ़ नावल आग है, 1945 में ये शाया हुआ। इस नावल में उन्होंने 1910 से 1945 का जो अरसा है उसमें जो ख़ुद उनके तजुर्बात थे, कश्मीर की ज़िंदगी, कश्मीर का एक पूरा जो मंज़रनामा है, वहाँ की माशरती ज़िंदगी और उस ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जो कश्मीर की अशराफिया है या वहाँ का जो बलाई तबका है वो किस हद तक बदउनवानी का शिकार है, उनमें उनकी जो समाजी ज़िंदगी है या उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उस पूरी में किस हद तक करप्शन मौजूद है, एक दूसरे को किस तरह लोग धोखा देते हैं, ये सारा इसका मौजू है और मंज़रनामा इसका कश्मीर है। आपसे सवाल इस तरह पूछा भी जा सकता है कि अज़ीज़ अहमद का कौन सा नावल कश्मीर के मंज़रनामे को सामने रख के लिखा गया है, तो आग है वो। इसके जो किरदार हैं, गज़नफ़र जू, सिकंदर जू इसका मरकज़ी किरदार है, फेबिलॉयड है, अब्दुर्रब है, मरतोला, मुख्तलिफ़ किरदार हैं ये जो आपको पता होने चाहिए आग के। फिर अज़ीज़ अहमद का एक तीसरा मारूफ़ नावल 1947 में जो छपा, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ये भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के निसाब में भी शामिल है। इस नावल के अगर हम मौजू की बात करें तो इसका मौजू जो रियासत अवध है या ख़ुद जो अज़ीज़ अहमद की जन्मभूमि है हैदराबाद, वहाँ की एक अशराफिया की जो ज़िंदगी है, यानी वो बुलंदी से उनकी मुराद वो अशराफिया है और पस्ती से उनकी मुराद वो अशराफिया जिस हद तक अपनी समाजी मामलात में, अपने अज़दवाजी मामलात में जितना वो पस्ती का शिकार है, नवाब तबका या अशराफिया तबका, तो उसको इन्होंने मौजू बनाया है इस नावल में। इसी मौजू पर अवध की या हैदराबाद कह लें या पूरा वो जो दक्कन का इलाका, उसकी अशराफिया की समाजी पस्ती के मौजू पर उनका जो एक दूसरा नावल है अज़ीज़ अहमद का, वो शबनम है। इसके हवाले से भी आपको याद रहना चाहिए। इसके जो मरकज़ी किरदार है इसका खुर्शीद ज़मानी बेगम है। आपसे पूछा जा सकता है खुर्शीद ज़मानी बेगम अज़ीज़ अहमद के किस नावल का किरदार है, तो ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती का किरदार है। सरताज का किरदार है, सुल्तान हुसैन इंजीनियर का किरदार है, नूरजहाँ का किरदार है, ये मुख्तलिफ़ इस नावल के अहम किरदार हैं। अज़ीज़ अहमद के दीगर मारूफ़ नावलों में बिलफ़र्ज़ इनका नाम दे के आपसे पूछ लिया जाए कि जी तेरी दिलबरी का भरम किसका नावल है, इसके नावल निगार कौन है, तो अज़ीज़ अहमद है। बुरे लोग है एक इनका नावल, फिर एक हवस है इनका नावल, फिर मरमर और खून ये अज़ीज़ अहमद का नावल है। तो ये है अज़ीज़ अहमद। तो यहाँ तक आज हमने अज़ीज़ अहमद तक, मुंशी प्रेमचंद से अज़ीज़ अहमद तक हमने बात की उर्दू नावल की रिवायत पर, और अगली क्लास में फिर हम इंशाल्लाह जो यानी एक तरह से तक़सीम हिंद की बाद की एक नावल की रिवायत है पूरी, जिसमें बहुत अहम और बड़े नावल निगार शामिल हैं, उन पे बात करेंगे, जिनमें ज़ाहिर है कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, उर्दू की बहुत अहम नावल निगार। इंतज़ार हुसैन पे बात करेंगे, अब्दुल्ला हुसैन पे बात करेंगे, मुमताज़ मुफ्ती पे बात करेंगे। तो इस तरह हम इंशाल्लाह इस रिवायत को कल कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना ये कवर हो सके। और इसी तरह से कि नावलों के हवाले से अगर सवाल बनाया जाए तो किस अहम ज़ाविये से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसी तरह से किरदारों और इन तमाम चीज़ों को हम ज़हन में रखते हुए कोशिश करेंगे कि उसको कवर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।